हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक नए वीडियो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में पॉलिटेक्निक के। तो चलिए देर न करते हुए आज के पहले प्रश्न से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कह रहे हैं पहला प्रश्न 1/1000 ग्राम को कहते हैं। अब क्या कहते हैं, किलोग्राम, मिलीग्राम, डेसीग्राम या डेकाग्राम। तो ये जानने के लिए देखिए आपको ये पैमाना, आपको इतनी बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है, चलिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं। आपको याद रखनी है किलो, हेक्टो, डेकामीटर। क्या याद रखना है, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटीमीली, डेसी, सेंटी और फिर मीली। अब देखिए यहां से होता क्या है, देखिए थोड़ा समझिए ध्यान से। 1 किलो में 10 हेक्टो, एक स्थान बाद हो तो 10, 2 स्थान बाद हो तो 100, 3 स्थान बाद हो तो 1000, ऐसे जीरो क्रमशः बढ़ता जाएगा। तो देखिए 1 किलो में 10 हेक्टो, 1 हेक्टो में 10 डेका, 1 हेक्टो में 100 मीटर, 1 डेकामीटर में कितना डेसीमीटर, 1 डेकामीटर में बताइए कितना डेसीमीटर, 100 डेसीमीटर। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, 10 की घात 3 मिलीमीटर। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ मिली की जगह, देखिए यहाँ मीटर की जगह आप ग्राम भी लिख सकते हैं, लीटर भी लिख सकते हैं, जो भी मात्रक लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 किलो लीटर में 1000 लीटर, ऐसे होता है। तो एक मीटर में 10 मिलीमीटर, 1 ग्राम में, 1 मीटर में ये सॉरी 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, ऐसे ही होता है। अब करें 1/1000 ग्राम को ये किलोग्राम, देखिए 1/1 ग्राम से मिली, यही तो 1/में होगा, या किलोग्राम, देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो एक देखिए ऐसे करेंगे, 1/1000 ग्राम है ना, ये समझिए 1/1000 ग्राम, ठीक ये है। तो 1 ग्राम बराबर, अब ये देखिए 1000 इधर आएगा, तो 1 ग्राम बराबर 1000 क्या हो जाएगा, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। ठीक, ये बात आपने यदि समझ लिया तो पैमाने से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो 1/1000 ग्राम को हमने मिलीग्राम में बदल दिया, कितना, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, यानी इसका बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 1/1000 ग्राम क्या होता है, ये मिलीग्राम के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न इसके बाद देखते हैं कि लीटर किस पद्धति का मात्रक है। अब लीटर किस पद्धति का मात्रक है, मीटरी या एमकेएस या फिर ब्रिटिश या फिर भारतीय। चलिए बताइए किसका, दिमाग चल रहा है, बड़ी अच्छी बात है। तो यानी ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, लीटर किस पद्धति का है, मीटरी पद्धति का है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। ये बर्नौली समीकरण निम्न होती है। ठीक है, बर्नौली समीकरण ये आपको पता है। ठीक है, क्या दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का योग जो है वो क्या होता है, नियत होता है। तब राशि 1/2 dv स्क्वायर का मात्रक भौतिक राशि के मात्रक के समान है। अब किस भौतिक राशि के मात्रक के समान है, ये वाला आपका हाफ dv स्क्वायर। अब समझिए ध्यान से, ये देखिए दाब है, ये आपकी स्थितिज ऊर्जा है। तो दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और ये वाली ऊर्जा, इसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो यहाँ ये तीनों बराबर होती है। ठीक है, जोड़ा गया तो भाई इनके मात्रक भी समान होते हैं। समान मात्रक वाली राशियों को ही जोड़ाया जा सकता है। समान मात्रक समझते हैं कि जैसे 1 लीटर, समझिए देखिए आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर, चलिए
थोड़ा दिमाग खोल लेते हैं। जैसे कहा जाए आपको कि 1 मीटर में 10 ग्राम को जोड़िए, अब ये जोड़ पाएंगे? 1 मीटर में 10 ग्राम कैसे जोड़ेंगे? ये अलग अलग राशियां हैं, इनको नहीं जोड़ा जा सकता। यदि जोड़ा जा सकता है तो इनके मात्रक भी समान होंगे, यानी मीटर को मीटर में जोड़ सकते हैं, ग्राम को ग्राम में जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार से ये जोड़ा गया है तो इन सभी के मात्रक आपस में अलग अलग समान होंगे। तो ये देखिए इसमें दाब दिख रहा है स्पष्ट, तो यही दाब जो है, दाब का मात्रक जो होगा वही इसका भी मात्रक होगा। इसमें पूछा जा रहा है राशि हाफ dv स्क्वायर का मात्रक भौतिक राशि के समान है, इसमें से बल के समान है या आवेग के या आवृत्ति के या फिर दाब के? बताइए किसके समान है? दाब के। बहुत बढ़िया। तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन को पूरा जैसे करेंगे तब तक आपको उत्तर समझ में आ जाना चाहिए, है ना? चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। ये चौथा प्रश्न बताइए भाई। एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन, 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या कितनी होगी? देख पा रहे हैं कि 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या पूछा जाता है। ठीक, तो देखिए एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चलिए लिखते हैं, एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, तो 1 मीटर में कितने जीवाणु होंगे? तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक जीवाणु का आकार, एक जीवाणु का आकार जो है वो कितना है? 1 माइक्रोन। और ये बात याद रखिए कि माइक्रोन, माइक्रो यानी माइक्रोन, आपको याद रखना है, जो जरूरी है उसको हम बता दे रहे हैं। माइक्रोमीटर में 10 की घात -6 मीटर होती है, मेगा मीटर में होता है 10 की घात 6 मीटर। ठीक, ये मीटर या मेगा, माइक्रोग्राम तो इतना ग्राम हो जाएगा, मेगा ग्राम होगा तो ग्राम हो जाएगा, लीटर होगा तो लीटर हो जाएगा, जो भी रहेगा वही लिख दिया जाता है। ठीक, चलिए स्पष्ट देखते हैं। ये आपका फिर माइक्रो, नैनो, नैनो में कितना होता है? 10 की पावर -9। ठीक, तो ऐसे ये मात्रक है। एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर होती है। तो ये पैमाने आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए अब देखते हैं जीवाणु का आकार कह रहे हैं 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन का मतलब 10 की घात -6 मीटर, 10 की घात -6। अब देखिए भाई, ये कह रहे हैं 10 की घात -6 मीटर, ये होता है एक जीवाणु का आकार। तो 1 मीटर में कितना होगा? चलिए ऐसे देखते हैं, ये उल्टा इसी को हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए समझने के लिए, वैसे उत्तर निकालने को तो कब का उत्तर इसका आ गया होता है ना। तो 10 की घात -6 मीटर, यही तो कह रहे हैं, इतना बराबर एक जीवाणु, है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/10 की घात 6। अब इस 10 की घात 6 इतना बराबर एक जीवाणु, यही ना। तो 1 मीटर में, 1 मीटर में कितना होगा? इधर गुणा कर लीजिए, 10 की घात 6 जीवाणु। समझ में आ गया? कितना आसान बात है ना। 10 की घात 6 मीटर में एक जीवाणु होगा, है ना। तो 10 की घात 6 को बटे में कर दिए तो ये आपका बन गया कितना? 10 की घात 6 प्लस में होगा, है ना। 10 की घात 6, अभी बटे में है इसको गुणा कर देंगे इधर, तो 1 मीटर में इतने जीवाणु आ जाएगा, यानी 10 की घात 6 जीवाणु। तो ये बहुत सारे जीवाणु हो गए भाई, ये डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। कितना आसान है मात्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट में माइक्रो सेकंड होते हैं, 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं ये आपको निकालना है। ठीक, चलिए अब देखिए माइक्रो, अभी हमने बताया कि 1 माइक्रो सेकंड में 1
-6 सेकेंड ये होता है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, 1 मिनट में, देखिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं जी, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, है ना, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ठीक, अब पूछा क्या जा रहा है कि 1 मिनट में कितना माइक्रो सेकंड। अब यहां से समझ लीजिए 1 माइक्रो सेकंड में 10 की घात -6 सेकंड, तो 1 सेकंड में देखिए इधर करेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा, 1/10 की घात 6 बनेगी, 10 की घात 6 की जगह गुणा होगा। इसका मतलब आपको यहाँ से मिल जाएगा 1 सेकंड बराबर 10 की घात 6 माइक्रो सेकंड, है ना। तो अब 1 सेकंड में इतना माइक्रो सेकंड, तो 1 सेकंड में इतना माइक्रो सेकंड, तो 60 सेकंड में कितना माइक्रो सेकंड, क्या करेंगे भाई, वाह जी वाह, बहुत अच्छे। तो 60 ये आपका हो जाएगा कितना, चलिए 60 सेकंड, 1 सेकंड में इतना, तो 60 में कितना, 10 की घात 6 क्या माइक्रो सेकंड। बस ये हिसाब कर लीजिए, हो गया काम हमारा। अब ये बना कितना, 6 गुणे 10 की घात 7 क्या माइक्रो सेकंड, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, ये हो गया 6 गुणे 10 की घात 7 माइक्रो सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़िए, चलिए फिर आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बालू के एक कण की त्रिज्या 1.6 गुणे 10 घाते -4 मीटर है, इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में होगी। देखिए इतना मीटर को एंगस्ट्रॉम में बदलना है ना। तो देखिए हमको पता है, क्या पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर। ठीक, तो ये 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होगा, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं 1 मीटर बराबर 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम, 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब 1 मीटर में इतना, तो फिर इतने मीटर में कितना, 1.6 गुणे 10 की घात -4 मीटर में निकालना है, तो इसी से गुणा कर लीजिए भाई, तो कितना आएगा 1.6 गुणे 10 की घात -4 और ये 10 की घात 10। अब ये देखिए समान आधार पर घातें जोड़ लेते हैं हम लोग, 1.6 गुणे 10 की घात 6, ये हो गया आंसर, 1.6 गुणे 10 की घात 6, यानी ए वाला ऑप्शन इसका ये सही होगा। कितना आसान है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना ग्राम है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना ग्राम है, तो 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, चलिए तो अब हम यहाँ लिखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना ग्राम है। तो देखिए कि ऐसे लिख लेते हैं, कितना कह रहे हैं, जो क्वेश्चन कहा जा रहा है उसी को लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 9.11 गुणे 10 की घात -26 ग्राम, ये कितने के बराबर है, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो होता है। अब करें तो 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1 ग्राम में बटे कर दीजिए, 1/9.11 गुणे 10 की -26। ठीक, -26 ऊपर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना बनेगा, दशमलव हटाइए तो ये बनेगा 100/911 गुणे 10 घाते 26। तो चलिए
ये जो है एक 10 से गुणा कर लीजिए, आएगा आपका 1000 बटे 911 में 10 की घात 25। ठीक है, तो ये भाग देंगे तो 1 दशमलव कुछ आएगा 25। तो 10 की घात देखिए 25, 1 दशमलव करके लगभग हर जगह लिखा हुआ है, तो 25 केवल ए वाले में है, तो ए वाला ऑप्शन लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो ये आपको भाग देना पड़ेगा। वैसे एग्जाम में एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत होती नहीं है ना, ऑप्शन आपको पता चल गया, लगा के आगे हो जाएंगे। तो एग्जैक्ट वैल्यू यदि आपको निकालनी है तो 1000 में हम लोग भाग देंगे 911 से, एक बार गया 911, अभी घटाइए आया 98। ठीक है, अब यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, जीरो लिखेंगे, बार नहीं जाएगा, जीरो बढ़ा करके यहाँ जीरो लिखेंगे, तो जो भी है 9 तो ये ज्यादा ही बढ़ जाएगा ना, 5 से ज्यादा ही जाएगा, तो ये 5 से ज्यादा है तो 1.1 समझ लीजिए, 1.10 यही वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ये वाला। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग दे करके ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत है नहीं। देखिए, निम्नलिखित में से किसको उपयुक्त मात्रकों में व्यक्त नहीं किया जा सकता? उपयुक्त मात्रक किसका सही नहीं है, इसलिए ये पूछा जा रहा है। देखिए, कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर हो सकता है कि नहीं हो सकता? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, W बराबर F इंटू टी, तो बल का न्यूटन D यानी मीटर हो गया, ये सही है। दाब बराबर यानी P बराबर होता है F अपान A, बल का न्यूटन मीटर प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेग बराबर होता है क्या? दूरी बटे समय, अब ये दूरी का मात्रक मीटर बटे सेकंड, ये भी सही है। अब ये बचा हुआ है, ये देखिए ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऊर्जा जो है वो कार्य के बराबर होती है ना, ऊर्जा किसके बराबर होती है? कार्य, और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, है ना। चलिए पूरा इसको जो है पोस्टमार्टम इसको अच्छे से कर लेते हैं। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे क्या? त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, और ये आपका विस्थापन बचा हुआ है, इसको भी लिख लो। ठीक है, अब ये द्रव्यमान हो गया आपका, ये त्वरण, त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और वेग का त्वरण का मात्रक क्या बन जाएगा? वेग बटे समय, है ना, वेग बटे समय। तो वेग का वेग बटे समय, चलिए लिख देते हैं और तोड़ देते हैं इसको अच्छे से, समय। वैसे तो डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था, अभी आपको डायरेक्ट तरीका बताएंगे कुछ ट्रिक। तो ये आपका हो गया द्रव्यमान गुणे वेग का क्या होता है? दूरी बटे समय। अब नीचे समय दो बार हो गया तो समय का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और गुणे विस्थापन है। ठीक, चलिए अब लिखते हैं मात्रक। द्रव्यमान का क्या होगा? द्रव्यमान का हो गया किग्रा, ठीक, आगे बढ़िए। दूरी का हो गया मीटर, 1 मीटर, ये विस्थापन का भी मीटर, तो किग्रा मीटर स्क्वायर, ठीक, और प्रति सेकंड स्क्वायर ये होता है। ठीक है, तो ये होता है कार्य का मात्रक, यानी किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर यदि होता तो सही होता, इसका मतलब यही वाला यहाँ गलत है। ठीक, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आपको जो है मात्रक बदलना, तोड़ना मरोड़ना आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहा जा रहा है? एक भौतिक राशि 4 मापित राशियों ए बी सी व डी पर निम्न प्रकार समन्वित है, इस प्रकार से p बराबर a क्यूब b स्क्वायर अपान रूट c इंटू डी, ये दिया हुआ। तो ए बी सी तथा डी की मापों में प्रतिशत त्रुटियां कौन सा? देखिए ए बी सी डी में सब में त्रुटियां दी हुई है, तो p में त्रुटि बतानी। देखिए, तो इसका जो है आसान तरीका इसको लगाने का क्या है कि देखिए जो भी घात है इसको लिख लीजिए 3 गुणे ए में कितने प्रतिशत त्रुटि है? 1%। चलिए ये लिख लेते हैं, फिर आगे प्लस
बी में कितनी घात है 2, गुणे बी में कितने प्रतिशत की त्रुटि आ रही है 3%। फिर आगे प्लस लगाइए, ए बी हो गया सी, सी की घात कितनी है 1/2 और सी में प्रतिशत त्रुटि 4%, और प्लस डी हो गया, डी में घात कुछ है नहीं, डी में 2% की त्रुटि आ रही है। ये हिसाब कर लीजिए, आपका आंसर सामने होगा। तो ये कितना बना 3 प्लस 6 प्लस काट दीजिए, आया 2 प्लस 2, तो 2 2 4 6 4 10 3 13, तो 13% त्रुटि इसमें आएगी। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी 13 होगी। कितना आसान है, ये समझ में आया आपको? चलिए एक क्वेश्चन इसी प्रकार से और लगा के देखते हैं कि ए बी सी डी में प्रतिशत त्रुटियां 1%, 3%, 4% और 2% है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, आपको इसको लगाना एक बार और प्रैक्टिस करनी थोड़ा सा, जिससे ये रूल आपको अच्छे से समझ में आ जाए। a इक्वल टू a स्क्वायर b अपान सी डी क्यूब। ठीक है, अब इसमें आपको त्रुटि निकालनी, प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी ये आपको बतानी है। चलिए ए स्क्वायर यानी 2 गुणे ए में प्रतिशत त्रुटि 1 प्लस बी में प्रतिशत त्रुटि 3 प्लस सी में कितना हो जाएगा 4 प्लस डी में घात कितनी है 3 और गुणे डी में प्रतिशत त्रुटि कितनी है 2, यानी साफ कर लीजिए भाई। तो ए में प्रतिशत त्रुटि आपकी आ जाएगी कितना 2 3 2, चलिए 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 गुना 6, 6 4 10 5 15, ये 15% की त्रुटि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, यदि वेग बराबर इतना तो यक्ष की विमा को बतानी है, यक्ष की विमा क्या होगी। चलिए निकाल के देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं अच्छे से। दा यक्ष की विमा निकालनी, तो देखिए क्या करें, वर्ग करके रूट हटा दें पहले। तो ये आपका आ गया वेग का स्क्वायर बराबर, ये मिलेगा दाब बटे यक्ष। अब यक्ष की विमा निकालनी, तो यक्ष बराबर हो जाएगा दाब बटे वेग का स्क्वायर। ठीक है, दाब बराबर क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब बल की विमा होती है यम एल टी माइनस 2, बल हो गया, बटे क्षेत्रफल का क्या होगा एल स्क्वायर, बल बटे क्षेत्रफल यानी दाब हो गया, और बटे नीचे देखिए क्या वेग भी है, क्या है, चलिए ये तो हो गया क्षेत्रफल, तो यही लिखते हैं अब इसका वेग का। तो वेग का क्या होगा, वेग का लिखने के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे वेग का होता है एल टी माइनस 1। ठीक है, और इधर स्क्वायर में, अब यही सॉल्व कर लीजिए आ गया विमा। ठीक है, तो ये बनेगा एग्जाम यल, ऊपर यल है नीचे यल स्क्वायर, ऊपर गया तो -1 बचा है ना, एक यल कर गया। अच्छा एक काम करिए, चलिए ठीक है, इतना ये सॉल्व कर लीजिए, ये बन गया कितना t माइनस 2। ठीक, इतने का काम हो गया। अब यहाँ से यल स्क्वायर भी ऊपर ले जाइए तो क्या बनेगा यल पावर -2। ठीक है, और t -2 बनेगा, नीचे ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा t पावर 2। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, ये बचा यल इनवर्स यल -2, तो बन जाएगा यल -3। अब t -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो मिला कितना यल -3, यानी डी वाला ऑप्शन यही साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया हो, ना आया हो तो फिर से थोड़ा बैठ करके समझ लेंगे, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है। ठीक है, चलिए अदिश राशि कौन सी है, सदिश राशियां कौन सी होती हैं, असंभवी विभक्त तो करके हमने ट्रिक बताया था ना। चलिए लिंक दे देंगे, तो ट्रिक जा करके आप देख लीजिएगा, सदिश और अदिश राशियों की बहुत ही आसान और बहुत ही जबरदस्त ट्रिक हमने बनाई है। चलिए, तो विस्थापन क्या है, ये सदिश राशि है, मतलब ये घटक होगा।
वैद्युत क्षेत्र ये भी सदिश राशि है, ये भी गलत होगा। त्वरण असंभवी वेगत्व, त्वरण यानी ये भी सदिश है। तो बचा क्या कार्य, ये जो है क्या है अदिश राशि, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सी राशि अदिश राशि है, यही अदिश राशि। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है, इसमें से आपको बताना है कि सदिश राशि कौन सी है। तो देखिए इसको देख करके आप लोग ट्रिक देखिएगा, उसके बाद बताइएगा कि इसमें से सदिश राशि कौन सी है। तापमान, पृष्ठ तनाव, कैलोरी, वाट। ठीक, चलिए इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। किसी सदिश का घटक होता है, किसी सदिश का घटक क्या होता है। सदैव इसके परिमाण के से कम, सदिश का घटक समझते हैं। चलिए बता देते हैं एक बार फिर से। सदिश, देखिए सदिश के घटक, ये मान लो कोई सदिश ए है, तो इसके घटक कितने होंगे, दो। दो ऐसे घटकों में इसको विभाजित किया जाता है जिन दोनों घटकों का परिणामी परिमाण इस दिए हुए वेक्टर यानी इस सदिश के बराबर हो। ठीक है, इन दोनों सदिशों का, दोनों घटकों का परिणामी परिमाण इस दिए हुए सदिश के बराबर होना चाहिए, ये नियम है। तो आगे क्या करेंगे, सदैव इसके परिमाण से अधिक, सदैव इसके परिमाण के बराबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो घटक होते हैं उनका परिणामी परिमाण दिए हुए सदिश के परिमाण के बराबर होता है, यानी सी वाला ऑप्शन ही सही होगा इसका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिमाण के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या, समझ पा रहे क्या करें, समान परिमाण उत्पन्न परिणामी, शून्य परिमाण, शून्य परिणामी उत्पन्न करें। अच्छा, परिणामी परिमाण कितना हो, शून्य होना चाहिए। तो शून्य उत्पन्न करने के लिए समान परिमाण के आवश्यक न्यूनतम सदिशों की संख्या लिखिए। एक सदिश ये हो गया, दूसरा सदिश यही बना ले तो क्या होगा, परिणामी परिमाण शून्य हो जाएगा, यानी दो सदिशों की आवश्यकता कम से कम पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि बलों का सदिश योग उनके सदिश, अच्छा सदिश योग उनके सदिश अंतर के लंबवत हो तो बल की स्थिति क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। देखिए लंबवत दो सदिश होते हैं तो उनका डॉट गुणन शून्य होता है ना। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, दो सदिशों का योग और उन सदिशों का अंतर एक दूसरे के लंबवत है, यानी इसका डॉट गुणन होगा 0। चलिए करके देखते हैं। ए का ए में गुणा करेंगे ए स्क्वायर, ए का बी में गुणा करेंगे माइनस ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब बी का ए में करिए तो आएगा ए बी कॉस थीटा, बी का बी में करेंगे माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आपका कैंसिल हो गया, मिला कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू आ गया बी। ठीक है, ये वाला सही होगा, यानी दोनों सदिश बराबर होंगे, है ना। तो यदि बलों के सदिश का योग अंतर लंबवत है तो इनकी इस स्थिति में बल होंगे। ये बल कैसे होंगे, देखिए कैसे होंगे भाई, बराबर होंगे ना, परस्पर बराबर। तो परिमाण में परस्पर बराबर होंगे, है ना, दिशा से कोई मतलब, परिमाण बराबर होंगे। आगे क्या करेंगे, परिमाण में परस्पर बराबर नहीं, तो यही परिमाण में परस्पर बराबर होंगे, ये वाला आपको सही होगा। अच्छा, परस्पर बराबर होंगे, परस्पर बराबर होंगे, ये क्यों नहीं हुआ, इसमें देखिए परस्पर बराबर होंगे तो क्या बराबर होगा, ये तो बताया नहीं कि दिशा बराबर है कि परिमाण बराबर है कि दोनों बराबर है ना। तो दिशा तो यहाँ जो है अलग अलग है ना, अलग अलग है, परिमाण बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो सदिश ए तथा बी के परिमाणों का गुणनफल, लिख के देखते हैं। परिमाणों का गुणनफल मतलब ए डॉट बी, दो सदिश ना ए डॉट बी। अच्छा, परिमाणों का गुणनफल, परिमाण जो है तो वेक्टर तो लगाएंगे नहीं, ए बी कितना है
दो सदिशों ए तथा बी के परिमाणों का गुणनफल 12 तथा ए तथा बी का अदिश गुणन यानी ए डॉट बी ये कह रहे हैं कितना है 6√3। तो ए तथा बी के बीच का कोण निकालना है, तो कोण कैसे निकालेंगे चलिए करके देखते हैं। ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा है ना। तो ए डॉट बी की वैल्यू दिया है 6√3। अब इधर ए बी कितना बन जाएगा 12 और ये कॉस थीटा। अब ये बनेगा हमारा कॉस थीटा इक्वल टू 6√3 अपॉन 6 दूनी 12। तो ये मिला cos थीटा इक्वल टू √3 अपॉन 2। अब ये मिल जाएगा हमारा cos थीटा, ये cos कितने की वैल्यू होती है cos 30 की वैल्यू होती है, यानी थीटा का मान होगा 30। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, समझ में आया। चलिए देखिए, डाट गुणन दिया हुआ था और परिमाणों का गुणनफल, तो परिमाणों का गुणनफल दिया हुआ है, परिमाणों का गुणनफल द्वारा डाट गुणन कर दिया, बटे में कर दिए, मान निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी तथा a क्रॉस b के बीच का कोण बताइए। a प्लस बी देखिए इनको जोड़ा गया है तो दिशा जो होगी a और b की दिशा समान होगी तथा a क्रॉस b के बीच का कोण निकालना है। तो ये कितना होगा a क्रॉस b, तो a क्रॉस b क्या होता है चलिए यहाँ लिख देते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कुछ ज्यादा इसको लगाने की जरूरत है नहीं। ये आ जाएगा ए बी साइन थीटा और साथ में इसकी दिशा किधर होती है दोनों सदिशों के लंबवत बाहर की ओर। तो a और b का परिणामी परिमाण किधर होगा लंबवत बाहर की ओर। अब a और b जिस भी दिशा में है उसी के लंबवत a क्रॉस b हो जाएगा, तो दोनों के बीच का कोण कितना बनेगा देखिए a प्लस b अगर हम ऐसे करते हैं तो a क्रॉस b इसी के लंबवत हो जाएगा है ना। तो पाई/2 यानी b वाला ऑप्शन इसका ठीक है ना। चलिए देखिए समझ पा रहे हैं ना, a और b आपस समांतर होंगे, अब जिस भी दिशा में होंगे a क्रॉस b उसी के लंबवत होगा। a क्रॉस b का परिमाण जो है दोनों सदिशों के परिमाण और बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है और साथ साथ दिशा जो है दोनों सदिशों के लंबवत बाहर की ओर एकांक सदिश के अदिश होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। i प्लस j के अदिश एकांक सदिश निकालना। देखिए एकांक सदिश निकालने के लिए क्या करते हैं सदिश को सीधे सीधे वैसे लिख देते हैं और उसके परिमाण से भाग देते हैं तो एकांक सदिश मिल जाता है हमारा। समझ पा रहे हैं, जैसे एकांक सदिश निकालना तो परिमाण 1 होना चाहिए, तो इसी में √2 से भाग देंगे। देखिए परिमाण कैसे निकालते हैं, i का गुणांक 1 का वर्ग 1, j का गुणांक 1 का वर्ग 1, तो 1 का वर्ग 1 1 1 2 हो जाएगा, भाई √2 से भाग दे देंगे या इसी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। बात समझ में आई जैसे कहा जाए। चलिए एक क्वेश्चन और लगा लीजिए इस पर, जिससे ये जो है रोल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3j + 2k। चलिए इसमें जो है एकांक सदिश का निकालना है तो क्या करेंगे इसी में इसके परिमाण से भाग दे देंगे है ना। ये कैसे लगाएंगे 2 दूना 4, देखिए 2 का वर्ग 4 और 3 3 9, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा कितना 9 4 13 4 17, √17 से भाग दे देंगे भाई, यही आपका एकांक सदिश का हो गया। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन। यदि p देख पा रहे हैं p कितना कह रहे हैं 12, p जो है 12 है, p आपका 12 q 5 r 13। ठीक है, तो p + q बराबर r, तो p तथा q के मध्य कोण, p और q के मध्य कोण देख पा रहे हैं। देखिए ऐसे ही कर लीजिए तो आपको ऐसे देख करके ही इसका आंसर लिख पाएंगे p q। ठीक है, p कह रहे हैं 5 और ये कह रहे हैं 12, तो इनका परिणामी परिमाण जो है वो क्या होगा। चलिए सदिशों को कैसे जोड़ते हैं, ये पहले p हो गया, अब इसी के हेड से रख करके दूसरे को रख करके खींचेंगे तो ये आपका ये p हो गया 12, ये हो गया 5, तो परिणामी तो यही तो होता है। अब ये r हो गया, तो p क्यों के बीच देखिए r का मान 13 है
ये जो है क्या, ये समकोण होगा, है ना। 12 × 24 25 169, ये जो है 13 आ जाता है। तो ये जो है समकोण यानी π/2 वाला, यानी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 4 तथा 3 परिमाण वाले दो सदिशों के परिणामी का परिमाण 1। देख पा रहे हैं क्या कहा जा रहा है। ए मतलब दो सदिश, ए मतलब 4 लिख लीजिए, बी मतलब 3 और परिणामी भी दे रहे हैं 1। ठीक है, तो बीच का कोण निकालना। देखिए परिणामी बराबर r बराबर होता है, या कह लीजिए r² = a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है। अब r का मान 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। और इधर 1 का वर्ग यानी 4 × 4 = 16 और 3 × 3 = 9, और ये आपका बन जाएगा, तो ये लिख देते हैं 2 × 3 × 4 × cos। तो ये बनेगा कितना, 16 9 25। अब 25 को इधर लाइए, 1 - 25 = 4 × 3 = 12 × 24, ये हो गया 24 cos थीटा। ठीक, ये मिला कितना, -24। अब -24 बराबर 24 cos थीटा। अब 24 को उधर करेंगे बटे में हो जाएगा, तो आपका मिल जाएगा cos थीटा = -24/24, ये कैंसिल। तब ये मिल गया cos थीटा = -1, है ना। तो cos कितने की वैल्यू -1 होती है, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो थीटा = पाई है। ठीक है, cos कितने की वैल्यू -1 होती है, cos पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई सब की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अच्छा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा पता चला आपको, ये ए वाला। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये क्या है कि P तथा Q, देख पा रहे हैं, P तथा Q परिमाण वाले दो सदिशों के अधिकतम तथा न्यूनतम परिणामी का परिमाण 3:1 के अनुपात में है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो चलिए साल करके इसको देखते हैं। क्या करें, अधिकतम तथा न्यूनतम P और Q का परिणामी परिमाण अधिकतम कितना होगा, P + Q, न्यूनतम कितना होगा, P - Q। अब ये अधिकतम न्यूनतम का अनुपात 3:1, यही साबित कर लो भैया। तो 3 का गुणा इधर करेंगे, कितना बनेगा, 3P - 3Q बराबर P + Q। अब P को इसमें से घटा दीजिए, आ गया 2P, है ना। अब इधर देखिए क्या करेंगे, Q, अब इसको इधर लाइए तो 3Q यानी 4Q, 2 से भाग दे दीजिए तो P बराबर 2Q। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, है ना, आ ही गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक पिंड समान त्वरण के साथ चल रहा है, मतलब एक समान त्वरण से चल रहा है। वेग में परिवर्तन एक समान रूप से हो रहा है, चाहे बढ़ रहा है चाहे घट रहा है। अच्छा, त्वरण है तो बढ़ ही रहा होगा। एक समय पर इसका वेग, देखिए किसी समय इसका वेग इतना है, 5 सेकंड बाद इतना हो जाता है, तो 2 सेकंड पूर्व इसका वेग कितना था। अच्छा, तो क्या करेंगे भाई, इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है ना, 5 सेकंड बाद इतना, तो क्या करेंगे कि त्वरण पहले निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ भाई, 20 हो गया, पहले कितना था 10, कितनी देर में, 5 सेकंड में, वेग परिवर्तन बटे समय। तो ये आपका आया 10/2, कटेगा आया, अच्छा 5 के लिए, अब ये आएगा 5 × 10, तो त्वरण मिल गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण हो गया। अब हमको त्वरण मिल चुका है, अब कह रहे हैं कि 2 सेकंड पहले, 2 सेकंड जो भी समय, देखिए अभी कितना है वेग,
अभी वेग कितना है, u मान लेते हैं, प्रारंभिक वेग अभी 10 है, ठीक है। तो 2 सेकंड पहले कितना था, यानी t का मान हम यहाँ कर लेते हैं -2, ठीक है। तो v का मान निकाल लेंगे। तो v बराबर होता है क्या, u प्लस at। तो u कितना बनेगा 10 माइनस त्वरण कितना है, a का मान 2 और t का मान ये भी 2, तो कितना बनेगा 10 माइनस 4 आएगा 6 मीटर पर सेकंड। समझ में आया। तो 6 मीटर पर सेकंड 2 सेकंड पहले था, तो 2 सेकंड बाद कितना हो गया 10, तो फिर 5 सेकंड बाद 20, ऐसे बदल रहा है। तो कितना ऑप्शन सही होगा, ये 6 मीटर, ये बी वाला ऑप्शन इसका ये सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना समझ में आए तो जो है थोड़ा पीछे करके एक बार बैठ करके देख लीजिएगा, बार बार वही एक ही क्वेश्चन रिवाइज कराएंगे, बार बार बताएंगे तो समझ आता है क्या मतलब। कुछ बच्चों को तो ऐसे ही देख करके ही समझ में आ जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 500 ग्राम का पिंड, ठीक है, द्रव्यमान दिया हुआ है 500 ग्राम, यम का मान कह रहे हैं 500 ग्राम। 500 ग्राम का मतलब 1000 से भाग दीजिए, 500 बटे 1000 किग्रा, ठीक। तो ये आएगा कितना 1 बटे 2 किग्रा। कितना किग्रा है, द्रव्यमान का पिंड 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हवा में ऊपर फेंका जाता है। देखिए आधा किलो का कोई पिंड है, 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है। फिर कह रहे हैं कि पिंड की अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्जा, अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्जा मतलब जितनी भी ऊर्जा थी वहां ऊर्जा खत्म हो जाती है, वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसमें संचित हो जाती है। तो कुल ऊर्जा जो है इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। गतिज ऊर्जा संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो इसका जो है द्रव्यमान दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, वेग कितना 40 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। वेग दिया हुआ द्रव्यमान, तो गतिज ऊर्जा निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, हाफ यम वी स्क्वायर से 1/2 यम का मान 1/2 और v कितना बनेगा v स्क्वायर यानी 40 गुणे 40, ठीक। 2 से काटिए आ गया 20 और इसको 2 से काटिए आया 20, तो 2 दूना 4 और 2 तो 0, तो 400 जूल आएगा ये भैया। तो 400 जूल यही डी वाला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, तो 400 जूल वाला ऑप्शन यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक लड़का जिसका द्रव्यमान 50 किग्रा है अपने साथ 10 किग्रा का एक बॉक्स लेकर सीढ़ियों द्वारा 10 मीटर ऊंची छत पर 1 मिनट में चढ़ जाता है। लड़के की सामर्थ्य निकालनी। देखिए सामर्थ्य बराबर क्या होता है, सामर्थ्य P बराबर होता है W/T, कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। और कुल ऊर्जा देखिए कुछ सामान लेकर के ये लड़का, एक लड़का 50 किग्रा है, उस लड़के का स्वयं का भार जो है 50 किग्रा है ना, और ये 10 किग्रा का एक बॉक्स लेकर सीढ़ियों द्वारा ऊपर जाता है। कितना ऊपर जाता है 40 मीटर, 1 मिनट में चढ़ जाता है। सामर्थ्य निकालना। देखिए तो जो कार्य होगा उसमें स्थिति ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रहा है, तो कुल कार्य mg हो जाएगा और बटे में टी आपका है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। द्रव्यमान कितना है 50 किलोग्राम का लड़का है और 10 किलोग्राम का बॉक्स लिया है, तो 50 10 60। गुरुत्वीय त्वरण कितना, चलिए 10 रख देते हैं। यच का मान कितनी ऊंचाई तक जाता है 10 मीटर ऊंचाई तक, कितनी देर में जाता है 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो 60 60 कर गया आ गया आपका 100 वाट। ठीक है 100 वाट नहीं दिया। अच्छा ये बात है, ये गुरुत्वीय त्वरण जो है ये देखिए 10 भी होता है ना, कैलकुलेशन के लिए आसानी के लिए हम लोग 10 रखते हैं, लेकिन यहाँ रखा गया कितना 9.8 जो कि एग्जैक्ट वैल्यू होती है। तो 9.8 में 10 से गुणा जब करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना
98 वाट। ठीक, तो 98 वाट यानी ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये 25 क्वेश्चन, इसके बाद नहीं खत्म हो गया। ये लगा के देखिए क्या होगा। अंतिम प्रश्न, 10 अश्व शक्ति की मोटर, 10 अश्व शक्ति की मोटर यानी सामर्थ्य यानी पी, पी बराबर 10 अश्व शक्ति। ठीक, 10 अश्व शक्ति को वाट में बदलिए, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, तो 10 में 10 से गुणा कर लीजिए, सामर्थ्य इतना वाट हो गया। इतना सामर्थ्य के वाट, इतना अश्व शक्ति की मोटर द्वारा 7.46 मीटर गहरे कुएं से प्रति सेकंड पानी खींचा जाता है। तो कितनी गहराई से, H बराबर 7.46 मीटर से प्रति सेकंड पानी निकाला जाता है, T बराबर 1 सेकंड। तो पूछा क्या जाए कुएं से, अच्छा कितना पानी निकाला जा सकता है ये पूछा जा रहा है ना, और G का मान जो है 10 दिए हुए हैं, कितना पानी निकाला जा सकता है। चलिए वही फार्मूला फिर से लगा देंगे, आ जाएगा। क्या लगाएं, P = W/T, और W होता है mgh/T। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना दिए हैं 746 जीरो। ठीक है, और ये द्रव्यमान कितना है किलोग्राम में। अच्छा कितना पानी चढ़ाया जा सकता है यही निकालना है यहाँ। ठीक है, जी का मान 10 कह रहे हैं तो 10 रख दे रहे हैं। एच कितनी गहराई से 7.46। ठीक, mgh हो गया, और बटे टी, टी का मान कितना 1 सेकंड, तो 1 सेकंड का कोई मतलब ही नहीं, बटे टी है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे भैया, 10 से गुणा कर लीजिए यहाँ, तो आपका बन जाएगा 7460 बराबर यम। अब 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना 74.6 बनेगा, और ये हम भाग देंगे तो बन जाएगा 74.6। तो यम बराबर कितना आया भाई, दशमलव इसको भी हटा लीजिए, कितना करें 10 से गुणा कर दे, 7461 और लगा दीजिए, ये आ गया आपका 746, ये कर गया आ गया 100। ठीक है, तो 100 किलोग्राम पानी 1 सेकंड में खींचा जा सकता है इसके द्वारा, यानी बी वाला ऑप्शन इसका। ठीक, चलिए तो इस प्रकार से हमने फिजिक्स के ये 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगले वीडियो में फिर इसी प्रकार से साइंस से रिलेटेड फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट।